नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल बी आर उदय क्लासेस पे। और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री के चैप्टर 1 को करेंगे, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इंग्लिश के अंदर इसे कहा जाता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इस चैप्टर को हम लोग आज के इस वीडियो के अंदर पूरा का पूरा समाप्त करेंगे। तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज का वीडियो थोड़ा सा डबल होगा तो थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस चैप्टर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए आज की इस क्लास को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, इस चैप्टर के अंदर हमें सबसे पहली चीज पढ़ना है कि रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो चलिए जानते हैं, यहाँ पे दिया गया है कि जब कोई पदार्थ अकेले या फिर अन्य पदार्थों के साथ क्रिया करके अपने से भिन्न गुण वाला एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करे, तो इसे ही हम लोग केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, तो कोई पदार्थ खुद यानी कि अकेले में ही क्रिया कर ले, या फिर वही पदार्थ क्या करे, अन्य पदार्थों के साथ मिलकर के क्रिया करे, और क्रिया करने के बाद भिन्न गुण वाला यानी कि अपने से अलग गुण वाला कभी एक पदार्थ बनाए या फिर एक से अधिक पदार्थ बनाए, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसे ही हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल ये होता है कि एक पदार्थ होता है अपना CaCO3, और ये क्या करता है, तो ये आपस में ये क्रिया करता है यानी कि क्रिया करता है, और क्रिया करके क्या करता है, तो अपने से अलग गुण वाला दो नया पदार्थ बनाता है। एक होता है CaO और एक होता है CO2 गैस। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, तो ये एक ऐसा पदार्थ है जो अकेले ही क्रिया करके अपने से भिन्न गुण वाला यानी कि अपने से अलग गुण वाला तो एक से अधिक पदार्थ का निर्माण कर रहा है। वैसे ही एक और होता है जो होता है अपना हाइड्रोजन। तो ये क्या करता है, तो ये किसी और पदार्थ किसके साथ, तो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है, और ये किसी और के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो ये बनाता है HCl। तो आप लोग यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो कि कोई पदार्थ अकेले या अन्य पदार्थों के साथ क्रिया करके अपने से भिन्न गुण वाला एक या फिर एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो अगर आप लोग इस वाले जो एग्जाम्पल है इसको याद कर लेते हो, तो आपको इसका डेफिनेशन अपने आप ही याद हो जाए। तो रासायनिक अभिक्रिया होप कि आपका क्लियर हो चुका होगा। अब इसको मिटाते हैं और बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कि हमें आगे क्या पढ़ना है। तो दोस्तों अब हमें पढ़ना है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ विशेषताओं के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की क्या क्या विशेषता होती है, और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 नंबर में पूछा जाता है। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया की सबसे पहली विशेषता ये होती है कि गैसों की उत्पत्ति होती है। तो बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिनके घटने के दौरान, उनके होने के दौरान गैस की उत्पत्ति हो जाती है। जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल में देख सकते हो कि जब अम्ल का किसके साथ अभिक्रिया, तो जब अम्ल का धातु के साथ क्रिया होता है तो क्या होता है, तो इसके फलस्वरूप हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो आप लोग देख सकते हो कि अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या हो रहा है, तो किसी गैस का भी निर्माण हो रहा है। तो गैस की भी उत्पत्ति क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया की एक विशेषता है। अब अगली विशेषता यह है कि अवक्षेप की उत्पत्ति। तो बहुत सारी ऐसी अभिक्रिया होती है जिनके घटने के दौरान अवक्षेप भी बन जाता है। अब ये अवक्षेप क्या है, तो इसे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तीसरा विशेषता यह है कि अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि बहुत सारी ऐसी विक्रिया होती है जिसके होने के पदार्थ जो जिसके होने के कारण क्या होता है कि पदार्थों के अवस्था यानी कि स्टेट में चेंज आ जाता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि हाइड्रोजन क्या कर रहा है, तो ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है, और अभिक्रिया करने के बाद H2O बना रहा है। तो आप लोग यहाँ पे साफ देख सकते हो कि जो हाइड्रोजन है ये क्या है, तो ये गैसीय अवस्था में है यानी कि गैस है। ऑक्सीजन भी अपना क्या है, तो ऑक्सीजन भी एक प्रकार का गैस होता है। तो इन दोनों का अवस्था गैस है, लेकिन जैसे ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो ये क्या है, तो H2O जल होता है। और जल का अवस्था तो आप लोग जानते हो कि ये किस अवस्था में होता है, तो ये द्रव अवस्था में होता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कभी कभी अवस्था में भी चेंज हो जाता है, अवस्था में भी परिवर्तन हो जाता है।
तो ये भी क्या है, ये भी रासायनिक अभिक्रिया का ही एक गुण है। अब चौथा गुण ये है कि ताप में भी परिवर्तन हो जाता है। तो जैसे आपने देखा कि अवस्था में चेंज हो जाता है, वैसे ही बहुत सारे ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिनके होने के कारण क्या होता है, तो पदार्थों के तापमान में चेंज हो जाता है, या तो तापमान बढ़ जाता है या फिर तापमान घट जाता है। ठीक है। और पांचवा जो विशेषता है वो ये है कि रंग में परिवर्तन हो जाता है। तो बहुत सारी ऐसी अभिक्रिया है जिसमें क्या हो जाता है कि रंग में परिवर्तन हो जाता है पदार्थों के। और इसमें जो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वो आता है एग्जाम में, और इस क्वेश्चन को मैं कराऊंगा। ठीक है, तो आप लोग टेंशन मत लो, बस आप लोग इतना सबको नोट कर लो। तो अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि आगे हमें क्या पढ़ना। तो दोस्तों अब हमें इस चैप्टर के अंदर आगे ये जानना है कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। देखिए, रासायनिक समीकरण को इंग्लिश के अंदर कहा जाता है केमिकल इक्वेशन। तो चलिए जानते हैं कि रासायनिक समीकरण किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे दिया गया है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का उनके संकेत एवं सूत्रों के द्वारा संक्षिप्त निरूपण ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया जब होता है तो उसके अंदर कोई न कोई पदार्थ भाग लेते हैं। उसके अंदर जो भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं उनका कोई न कोई संकेत और सूत्र होता है। तो उनके संकेत और सूत्रों के द्वारा अगर हम लोग उनका संक्षिप्त यानी कि छोटा सा निरूपण कर दें तो इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण कहेंगे। जैसे जैसे कि आप लोग यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हो, यहाँ पे एग्जाम्पल ये है कि हाइड्रोजन क्या करता है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। ठीक है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करके ये जल बनाता है। तो ये तो रहा इसका लिखा हुआ कि हाइड्रोजन क्या करता है, जल से अभिक्रिया करता, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करने के बाद जल बनाता है। तो क्या हाइड्रोजन का कोई सूत्र नहीं होता है, बिल्कुल उसका सूत्र होता है। हाइड्रोजन का सूत्र होता है H2, प्लस का चिन्ह है तो प्लस ही हम लोग दे देंगे। ऑक्सीजन का क्या सूत्र होता है, तो ऑक्सीजन का सूत्र हमने पढ़ रखा है कि O2 होता है। ये तीर चिन्ह है तो तीर चिन्ह हम लोग देंगे कुछ इस तरीके का। ठीक है, उसका जल का सूत्र क्या होता है, तो जल का सूत्र हमने पढ़ा है कि ये H2O होता है। तो ये आप लोग देख सकते हो कि ये हमने क्या करा है, तो ये हमने सेम चीज को शब्द में लिखा है और ये सेम चीज को हमने क्या किया है, तो संकेत एवं सूत्र के द्वारा लिखा है। और आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि जब हमने शब्द में लिखा था तो ये इतना बड़ा है, और जब हमने इसको संकेत एवं सूत्र में लिखा तो ये इतना छोटा है। तो आप लोग साफ साफ देख सकते हो कि ये क्या हो गया, तो ये तो हो गया अपना शब्द, क्या हो गया, शब्द समीकरण। ठीक है, और ये क्या हो गया, तो ये हो गया रासायनिक समीकरण। तो बिल्कुल आप लोग समझ सकते हो कि रासायनिक समीकरण यही है कि जो जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेगा उस पदार्थ का संकेत और सूत्र के द्वारा अगर हम लोग उसका छोटा सा निरूपण कर दें तो इसे ही तो हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, आप लोग किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण बना सकते हो। इसके लिए बस आप लोग को दो चीज पता होना चाहिए, एक तो उस पदार्थ का संकेत क्या है और दूसरा उसका सूत्र क्या है। अगर ये दोनों आपको पता होगा तो जिस प्रकार मैंने यहाँ पे लिख दिया वैसे ही आप लोग किसी भी अभिक्रिया का क्या कर सकते हो, तो उसका समीकरण लिख सकते हो। तो रासायनिक समीकरण अपना इतना ही आसान था। होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि रासायनिक अभिक्रिया में जो जो पदार्थ भाग लेगा हमें बस उसका संकेत और सूत्र पता होना चाहिए, और जैसे ही संकेत सूत्र पता होगा हम लोग फटाक से उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि हमें आगे कौन सी टॉपिक पढ़नी है। जान लिया कि रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है। तो अभिक्रिया के अंदर जो भी पदार्थ भाग लेते हैं हम लोग उसका संकेत और सूत्र को पकड़ते हैं और लिख लेते हैं रासायनिक समीकरण। लेकिन क्या रासायनिक समीकरण लिखने के कुछ नियम भी होते हैं, तो जी हाँ, रासायनिक समीकरण लिखने के भी नियम होते हैं। कौन कौन से नियम होते हैं, तो यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, कुल मिलाकर के हम लोग 5 नियम दे दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हो। तो चलिए जानते हैं कि 5 नियम कौन कौन है। पहला नियम ये है कि अभिकारकों को तीर चिन्ह की बाईं ओर लिखा जाता है। तो क्या किया जाता है, जो अभिकारक होते हैं उनको हम लोग तीर चिन्ह के बाईं ओर लिखते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अभिकारक किसे कहते हैं, तो देखिए अभिक्रिया होता है तो अभिक्रिया के अंदर कोई पदार्थ भाग लेती है, तो जो पदार्थ भाग लेती है उसी पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, तो अभिकारक कहते हैं। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। और इसे क्या करते हैं, तो इसे हम लोग तीर चिन्ह की बाईं ओर लिखते हैं।
जैसे कि अपना ये रहा तीर चिन्ह, तो इसका जो लेफ्ट साइड यानी कि इस वाला साइड है, इस ओर हम लोग क्या लिखते हैं, तो इस ओर हम लोग लिखते हैं अभिकारक को। ठीक है, उसके बाद दूसरा नियम ये है कि प्रतिफल को तीर चिन्ह की दाईं ओर लिखा जाता है। अब ये प्रतिफल क्या है, तो प्रतिफल क्या होता है कि जब कोई अभिक्रिया में पदार्थ भाग लेता है तो उसे तो हम लोग अभिकारक कहते हैं, लेकिन जब अभिक्रिया होगा और कोई पदार्थ भाग लेगी तो उसके फलस्वरूप कोई ना कोई पदार्थ बनेगा, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे हम लोग प्रतिफल कहते हैं। ठीक है, तो प्रतिफल किसे कहा जाता है, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को प्रतिफल और अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। और प्रतिफल को हम लोग क्या करते हैं, तो तीर चिन्ह की दाईं ओर यानी कि राइट साइड लिखते हैं। तो इधर हम लोग क्या करते हैं, इधर हम लोग प्रतिफल को लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया। तीसरा नियम ये है कि अभिकारक एक से अधिक हो तो उनके बीच धन चिन्ह दिया जाता है। तो यहाँ पे तो हम लोग देख सकते हैं कि अभिकारक और प्रतिफल हो, लेकिन कभी ऐसा हो सकता है, यहाँ पे आप लोग देखिए कि A प्लस B ये दोनों क्या हो, तो ये दोनों अभिक्रिया में भाग ले रहे हो। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया है, तीर चिन्ह के इधर लिखा है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो A और B है ये क्या है, तो अभिकारक है। अब इनकी संख्या एक से अधिक है तो इनके बीच हम लोग क्या कहेंगे, धन के चिन्ह को दे देंगे, यानी कि प्लस के चिन्ह को दे देंगे। चौथा नियम ये है कि प्रतिफल अगर एक से अधिक हो तो उनके बीच भी हमें सेम यानी कि धन का चिन्ह दे दिया जाता है। अब मान लेते हैं कि ये A और B अभिक्रिया में भाग ले रहा है और अभिक्रिया करके ये C और D बना रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये जो बनने वाला पदार्थ है इसे हम लोग प्रतिफल कहते हैं और इसे हम लोग तीर चिन्ह के दाईं ओर भी लिखे हैं। लेकिन यहाँ पे ये एक से अधिक है तो इसका भी एक नियम है कि इनके बीच आप लोग जोड़ का चिन्ह यानी कि धन का चिन्ह दे दीजिएगा। पांचवा नियम ये है कि अभिकारक और प्रतिफल के बीच तीर चिन्ह दिया जाता है। तो ये तो हमने पहले से ही कर लिया है कि इस साइड क्या है, तो इस साइड अभिकारक है, इस साइड प्रतिफल है और इनके बीच हमने तीर चिन्ह तो पहले से ही दे दिया है। तो 5 नियम आप लोग याद रखिएगा कि अभिकारक और प्रतिफल के अंदर तीर चिन्ह दोनों के बीच में दिया जाता है, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है। दूसरा नियम यह है कि प्रतिफल अगर एक से अधिक हो तो उनके बीच आपको प्लस का चिन्ह देना है, अगर अभिकारक एक से अधिक हो तो उनके बीच भी आपको प्लस का चिन्ह दे देना है। और क्या करना है, तो प्रतिफल को हमेशा राइट साइड लिखना है तीर चिन्ह के, और जो अभिकारक यानी कि भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं उनको आपको लेफ्ट साइड लिखना है। तो ये 5 आसान सा नियम है और इसी नियम का यूज करके आपको क्या करना है, तो रासायनिक समीकरण को लिखना है। ठीक है, आपको अभिक्रिया पढ़ना है, उसके बाद उनके पदार्थों के संकेत और सूत्रों को पता लगाना है। जैसे ही आपको संकेत और सूत्र पता लग जाएंगे आपको इन्हीं 5 नियम को यूज करना है और उनका समीकरण लिख देना है, यानी कि उसका इक्वेशन बना देना है। तो हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि हमें आगे कौन सी चीज पढ़नी है। तो दोस्तों देखिए, अब हमें जो चीज पढ़ना है उसका नाम है कि संतुलित और असंतुलित समीकरण। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो हमने देखा था कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उनके संकेत के द्वारा उनका निरूपण ही क्या कहलाता है, तो रासायनिक समीकरण कहलाता है। लेकिन ये जो रासायनिक समीकरण होते हैं ये खुद 2 प्रकार के होते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि ये जो समीकरण होता है ये कितने प्रकार का होता है, तो ये 2 टाइप के होते हैं। पहले को हम लोग कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा को हम लोग कहते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब जानते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें भाग लेने वाले पदार्थ की परमाणु संख्या तीर चिन्ह के दोनों ओर समान यानी कि बराबर हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे दे दिया गया है कि इसमें आप लोग देखिए कि भाग पदार्थ कौन ले रहे हैं, भाग, तो ये पदार्थ भाग ले रहे हैं अभिक्रिया में, तो ये क्या हो गया, ये हो गया अभिकारक। ठीक है, और अभिकारक को हमने किस साइड लिखा है, बाईं ओर लिखा है, और ये हो गया अपना प्रतिफल। तो आप लोग देख सकते हो कि इसमें जो भाग लेने वाले पदार्थ हैं और इसके फलस्वरूप जो पदार्थ बन रहे हैं इनकी जो परमाणु संख्या है ये तीर चिन्ह के इस साइड भी बराबर है और इस साइड भी उतना ही है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें भाग कौन ले रहा है, तो इसमें भाग ले रहा है हाइड्रोजन, और कौन भाग ले रहा है, तो और भाग ले रहा है क्लोरीन। आप लोग हाइड्रोजन में देख सकते हो
कि हाइड्रोजन का जो इस साइड है, इस साइड इसकी परमाणु संख्या 2 है और इसकी जो इस साइड परमाणु संख्या है ये भी क्या है इसकी, तो इसकी इस साइड ही परमाणु संख्या 2 है। वैसे ही आप लोग क्लोरीन में देख सकते हो कि क्लोरीन का जो इस साइड परमाणु संख्या है ये कितना है, 2 है और इस साइड जो क्लोरीन की परमाणु संख्या है ये भी 2 है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक प्रकार का संतुलित समीकरण है, क्योंकि इसकी परिभाषा ये होती है कि वैसा समीकरण जिसमें जो भाग लेने वाले पदार्थ हैं उनकी परमाणु संख्या तीर चिन्ह के दोनों साइड बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्लियरली कि इनकी जो दोनों साइड परमाणु संख्या है वो बराबर है। तो ये एक प्रकार का क्या था, संतुलित रासायनिक समीकरण। अब असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें भाग लेने वाले पदार्थ की परमाणु संख्या तीर चिन्ह के दोनों ओर असमान हो यानी कि बराबर न हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे कि आप लोग इसका भी एक एग्जाम्पल देख सकते हो, इसका एग्जाम्पल आप लोग पुराना वाला ही देख सकते हो कि CaOCO3, ठीक है। और ये अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, तो ये अभिक्रिया करके CaO बनाते हैं और प्लस में क्या बनाते हैं, Ca2 गैस बनाते हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि इसमें भाग कुल ले रहा है, तो इसके अंदर कुल मिलाकर के 3 तत्व भाग ले रहे हैं। पहला कौन है, तो पहला कैल्शियम है, दूसरा ऑक्सीजन है और तीसरा कौन है, तो तीसरा है अपना कार्बन। ये 3 चीज भाग ले रहे हैं। अब आप लोग इनकी परमाणु संख्या देख सकते हो कि कैल्शियम इस साइड कितना है, तो कैल्शियम की परमाणु संख्या 1 है और इधर भी कैल्शियम 1 है। इधर ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन की बात करें तो इधर 3 पीस है, ठीक है। इस साइड क्या है, 3 पीस है, लेकिन इस साइड ऑक्सीजन कितना है, तो 2 पीस है। और इस साइड अगर हम लोग बात करें कि इस साइड अपना कार्बन कितना है, तो इस साइड कार्बन अपना 1 है और इस साइड भी कार्बन 1 है। तो आप लोग देख सकते हो कि इसमें जो भाग लेने वाले पदार्थ हैं उनकी परमाणु जो संख्या है ये तीर चिन्ह के दोनों ओर समान नहीं है। तो इस टाइप का जो समीकरण होता है इसे हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। बस आप लोग को ये देखना है कि दोनों की परमाणु संख्या तीर चिन्ह के दोनों ओर बराबर है या फिर नहीं है। अगर बराबर हो गया तो वो संतुलित होगा, अगर बराबर नहीं है तो वो असंतुलित होगा। तो अब बात ये आती है क्या हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण को ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो बिल्कुल नहीं। असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित करते हैं, यानी कि इसको हम लोग क्या करते हैं, तो दोनों ओर इसकी परमाणु संख्या हम लोग बराबर करते हैं। अब आप लोग पूछोगे हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, असंतुलित को संतुलित क्यों बनाते हैं, तो इसके पीछे एक रीजन है। रीजन ये है कि जो परमाणु द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत होता है वो ये कहता है कि कोई पदार्थ जितना भी क्रिया में भाग लेता है उतना ही वो पदार्थ बनेगा। मान लीजिए कि ये पदार्थ क्या है, तो ये पदार्थ 5 kg अभिक्रिया में भाग ले रहा है, ठीक है। कितना ले रहा है, 5 kg अभिक्रिया में भाग ले रहा है। तो अभिक्रिया होने के बाद जो चीज बनेगा ये टोटल कितने होंगे, तो ये जितने ही बने हैं ये टोटल 5 kg ही होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इधर 5 kg भाग ले रहा है और इधर क्या बन जाएगा, तो इधर 10 kg बन जाएगा या फिर इधर 4 kg बन जाएगा। न तो ये बढ़ेगा न ही ये घटेगा, 5 kg का 5 kg ही रहेगा। लेकिन अगर इनकी परमाणु संख्या ही चेंज हो जाएगी तो इनका द्रव्यमान ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग इसको संतुलित करते हैं कि जितना इधर भाग ले रहा है उतना ही इधर बनेगा। अगर ऐसा नहीं होता है इसका मतलब जो द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो टूट जाएगा, उसका खंडन हो जाएगा। तो द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत को बचाने के लिए हम लोग असंतुलित समीकरण को संतुलित समीकरण में बदलते हैं। तो ये समझ में आ गया कि असंतुलित को संतुलित में क्यों बदलते हैं, तो द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत को बचाने के लिए। जैसे कि यहाँ पे अगर इतना हाइड्रोजन बन रहा है, इतना हाइड्रोजन और क्लोरीन भाग ले रहा है, तो उसके फलस्वरूप इतना ही हाइड्रोजन और क्लोरीन बनेगा। न तो हाइड्रोजन और क्लोरीन की द्रव्यमान समाप्त होगी और न ही बढ़ेगा। तो ये समझ में आ गया। तो अब हमें अगला टॉपिक यही देखना है कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि इसको हम लोग संतुलित कैसे कर सकते हैं अगले स्लाइड। तो अब हमें सीखना है कि असंतुलित समीकरण को संतुलित कैसे किया जा सकता है। हमने ये जान लिया कि असंतुलित समीकरण किसे कहते हैं और संतुलित समीकरण किसे कहते हैं। तो देखिए
असंतुलित समीकरण को संतुलित बनाने के लिए बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन हमें उन सभी विधियों के बारे में नहीं पढ़ना है। हमें जिस विधि के बारे में पढ़ना है उस विधि को कहते हैं अनुमान द्वारा संतुलन विधि। तो इस विधि के अंदर क्या होता है, तो इस विधि के अंदर हमें करना ये होता है कि कोई एक संख्या का चयन करना होता है, जिस संख्या से यदि हम लोग पदार्थों के चिन्ह के आगे गुना कर दें यानी कि कर दिया जाए तो उनकी जो परमाणु संख्या है ये तीर चिन्ह के दोनों ओर समान हो जाए। तो इस विधि के अंदर हमें क्या करना होता है, तो आप लोग एग्जाम्पल से इसको समझिए। ठीक है, जैसे कि अपना जो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हाइड्रोजन क्या करता है, तो ये क्लोरीन से अभिक्रिया करता है। ठीक है, ये क्लोरीन से अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो ये बनाता है अपना HCl। ठीक है, हो गया ये। अब आप लोग को क्या करना है, तो इसको संतुलित करने के लिए दे दिया जाए तो आप लोग को सबसे पहला स्टेप ये करना है कि आपको इनके चारों ओर एक प्रकार की क्या बनानी है, तो घेरा बनानी है कुछ इस टाइप के। ठीक है, ये घेरा का मतलब ये होता है कि आपको जो भी काम करना होगा आप लोग घेरा के बाहर करोगे, न कि घेरा के अंदर करोगे। यानी कि जिस भी संख्या से आपको गुना करना होगा ये घेरा के बाहर होगा। और घेरा ये भी कहता है कि अगर इसके बाहर आप किसी भी संख्या से गुना करोगे तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है ये सभी में गुना होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप आप लोगों को क्या करना है कि ये घेरा बना लेना है। उसका सेकेंड स्टेप ये करना है कि देखना है कि पदार्थों जो समीकरण है इसके अंदर कौन कौन सी पदार्थ भाग ले रही है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि हाइड्रोजन भाग ले रहा है और क्लोरीन भाग ले रहा है। आप लोग को ये देखना है कि जो तीर चिन्ह का इस साइड यानी कि अभिकारक में कितना इसकी परमाणु संख्या है। तो हाइड्रोजन में आप लोग देख सकते हो कि जो हाइड्रोजन है इसकी परमाणु संख्या इस साइड 2 है और क्लोरीन की ही परमाणु संख्या इस साइड 2 है। और इस साइड अगर आप लोग देखोगे तो हाइड्रोजन 1 है यानी कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है और क्लोरीन भी 1 है, मतलब इसकी परमाणु संख्या 1 है। ठीक है, इतना हो गया। अब आप लोग को देखना है कि क्या कमी क्या है। तो आप लोग देख सकते हो कि इधर ये 2 है और इधर ये 1 है। तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि ये भी 2 हो सकता है। तो बिल्कुल हम ऐसा कर सकते हैं कि इसके अंदर 2 से गुना करेंगे तो ये भी 2 हो जाएगा। लेकिन आपको गुना यहाँ पे नहीं करना है, गुना यहाँ करना है, वो भी बॉक्स के बाहर। तो बॉक्स के बाहर जब हम लोग हाइड्रोजन को 2 करने के लिए ऐसे गुना करेंगे यहाँ पे, तो ये क्या होगा, ये इसमें भी गुना होगा और ये इसमें भी गुना होगा। क्योंकि बॉक्स ने हमें पहले ही कह दिया था कि अगर मेरे बाहर किसी भी संख्या से गुना करोगे तो ये मेरे अंदर जितने भी पदार्थ होंगे उन सभी में गुना होगा। तो हाइड्रोजन से 2 गुना होकर के क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। वैसे ही 2 को अगर हम लोग क्लोरीन में गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी 2 हो जाएगा। अब आप लोग देख सकते हो कि हाइड्रोजन इस साइड भी 2 है, इधर भी 2 है, क्लोरीन इधर भी 2 है और इधर भी 2 है। मतलब कि बस आप लोग को इतने स्टेप करना है और ये क्या हो जाएगी, तो इनकी परमाणु संख्या इधर और इधर दोनों साइड बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया अपना एक प्रकार का संतुलित समीकरण। इसको आप लोग क्या कर सकते हो, तो ये जो विधि है इस विधि से आप लोग प्रैक्टिस करके बहुत ही अच्छे तरीके से सीख सकते हो। तो आपके बुक में कम से कम 10-15 समीकरण दे दिए गए हैं, तो उन सभी समीकरणों को आपको संतुलित करके देखना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने जैसे एक बताया है आप लोग को सेम इसी विधि से करना है। पहले आपको एक क्या करना है, तो सभी जो एलिमेंट्स है उनके आगे आपको एक घेरा बनाना है। घेरा क्या कहता है, तो घेरा ये कहता है कि जो भी काम होगा मेरे बाहर होगा और अगर जो भी संख्या से गुना होगा तो मेरे अंदर जितने भी पदार्थ है उन सभी के अंदर होगा। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या करना है, तो जो जो पदार्थ भाग ले रही है उनको लिख लेना है। तीसरा स्टेप ये है कि उनकी परमाणु संख्या को लिख लेना है और लिख करके देखना है कि हमें किस में गुना करना है। ठीक है, इतना करते ही आपका जो समीकरण होगा ये संतुलित हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे और देखो दोस्तों, अब हमें जानना है कि रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाओं के बारे में। तो हमें जानना है कि रासायनिक समीकरण जो हम लोग लिखते हैं उससे हमें क्या क्या सूचना प्राप्त होती है। ठीक है, उसके बारे में हमें जानना है। तो देखिए यहाँ पे दे दिया गया है कि हमें कौन कौन सी सूचना प्राप्त होती है। तो पहली सूचना हमें ये प्राप्त होती है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले व बनने वाले पदार्थों के बारे में हमें पता लगता है। हमें क्या पता लगता है, तो हमें ये पता लगता है कि जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ है वो कौन है और उसके बाद जो बनने वाले पदार्थ है वो कौन है। जैसे कि यहाँ पे एक समीकरण दे दिया गया है, तो आप लोग साफ साफ देख करके बता सकते हो
कि अभिक्रिया में कौन भाग ले रहा है, तो मैग्नीशियम भाग ले रहा है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भाग ले रहा है, यानी कि HCl भाग ले रहा है। और इसके फलस्वरूप बन कौन रहा है, तो इसके फलस्वरूप बन रहा है मैग्नीशियम का क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। तो रासायनिक समीकरण से हमें पहली सूचना ये प्राप्त होती है कि कौन कौन सी पदार्थ भाग ले रही है और कौन कौन सी पदार्थ बन रही है, ये तो हमें रासायनिक समीकरण देखते ही पता लग जाता है। ठीक है, तो पहला सूचना ये प्राप्त होता है। दूसरा सूचना क्या प्राप्त होता है, तो दूसरा सूचना यह प्राप्त होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले व बनने वाले पदार्थों के सूत्र। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ यानी कि अभिकारक होते हैं और उनके फलस्वरूप जो बनने वाले पदार्थ होते हैं, इनके क्या क्या सूत्र होते हैं और हमें ये भी रासायनिक समीकरण से पता लग जाता है। जैसे कि मैग्नीशियम का सूत्र क्या होता है, तो Mg होता है। कहाँ से पता लगा, तो रासायनिक समीकरण को देख करके। हाइड्रोक्लोरिक का सूत्र क्या होता है, तो HCl होता है, हमें रासायनिक समीकरण से पता लगा। वैसे ही जो मैग्नीशियम का क्लोराइड होता है उसका सूत्र क्या होता है, तो उसका सूत्र होता है MgCl, वो भी हमें इससे ही पता लगा। हाइड्रोजन का सूत्र H2 होता है, ये भी हमें यहाँ से ही पता लगा। तीसरा चीज क्या प्राप्त होती है, तो तीसरी चीज ये प्राप्त होती है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले व बनने वाले पदार्थों की परमाणु संख्या। तो कौन कौन पदार्थ भाग ले रहा है और कौन कौन पदार्थ बन रहा है, उसकी परमाणु संख्या भी हमें रासायनिक समीकरण से पता लग जाता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि मैग्नीशियम में जो भाग लेने वाला पदार्थ है मैग्नीशियम है और उसकी परमाणु संख्या कितनी है, 1 है। वैसे ही जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है इसकी परमाणु संख्या यहाँ पे 1 है, सॉरी यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसकी परमाणु संख्या 1 है, क्लोरीन की ही परमाणु संख्या 1 है। वैसे ही जो बनने वाला पदार्थ है मैग्नीशियम, इसकी परमाणु संख्या 1 है, इसकी परमाणु संख्या 2 है, इसकी जो परमाणु संख्या ये 2 है। तो आप लोग पता लगा सकते हो कि किसकी कितनी परमाणु संख्या है, किसके द्वारा, रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाओं के द्वारा। तीसरा सूचना क्या प्राप्त होता है, सॉरी चौथा सूचना क्या प्राप्त होता है, चौथा ये प्राप्त होता है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले व बनने वाले पदार्थों की मोलों की अनुपात। तो मोलों की अनुपात की एक सूत्र होती है, अगर आपको सूत्र पता होगा और थोड़ा सा सूत्र कर लेकर के कैलकुलेशन करोगे तो जो पदार्थ में अभिकारक और प्रतिफल है इन दोनों की जो मोलों की अनुपात होती है ये भी आप लोग निकाल सकते हो। मोल के अनुपात आप लोग को 11वीं में पढ़ना है और 9वीं में कुछ पढ़ना भी था। ठीक है, और पांचवा चीज आप लोग को ये पता लगता है कि अभिक्रिया में अभिकारक एवं प्रतिफल के द्रव्यमान का अनुपात। तो द्रव्यमान निकालने का भी एक सूत्र होता है, अगर वो सूत्र आपको पता है तो यहाँ पे सूत्र को लगाइए, थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिए, आप लोग को क्या होगा, तो द्रव्यमान के बारे में पता लग जाएगा। तो इतनी सारी सूचना हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो रासायनिक समीकरण से जो प्राप्त होती है सूचना उसके द्वारा प्राप्त होती है। क्या क्या प्राप्त होती है, तो एक बार रिकॉल करते हैं। सबसे पहली प्राप्त होती है कि रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं। दूसरी चीज क्या प्राप्त होती है, दूसरी चीज ये प्राप्त होती है कि इसके फलस्वरूप जो जो पदार्थ भाग ले रहे हैं इनके सूत्र क्या क्या है, सूत्र के बारे में पता लगता है। तीसरी चीज हमें परमाणु संख्या के बारे में पता लगता है। चौथी चीज हमें मोलों के अनुपात के बारे में पता लगता है। पांचवी चीज हमें द्रव्यमान के बारे में पता लगता है। तो इसको फटाफट से नोट कीजिए, बढ़ते हैं आगे। ठीक, तो दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं अगले स्लाइड में और यहाँ पे हमें पढ़ने के लिए दे दिया गया है कि रासायनिक समीकरण के उपयोग से लाभ। तो देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के स्थान पे रासायनिक समीकरण का यूज करते हैं। ठीक है, उसका उपयोग करते हैं। तो क्या रासायनिक समीकरण के यूज से हमें कुछ फायदा होता है, हमें कुछ लाभ होता है? तो जी हाँ, रासायनिक समीकरण को अगर आप लोग यूज करते हो तो उससे हमें फायदा होती है। क्या फायदा होती है, तो यहाँ पे दे दिया गया है। पहला फायदा ये होता है कि रासायनिक जो समीकरण होता है इसके यूज से पहला फायदा ये होती है कि कागज और जगह की बचत होती है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये क्या है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया है जो शब्द के रूप में लिखा गया है और इसी की जगह पे ये रासायनिक समीकरण लिखा गया है। तो आप लोग साफ साफ देख सकते हो कि अगर इसे हम लोग कागज में लिखें तो ज्यादा कागज लगेगा, लेकिन इसी का समीकरण लिखे तो थोड़ा सा कागज लगेगा और जगह भी कम लगेगा। तो पहला फायदा क्या होता है कि जगह की बचत होती है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। दूसरा फायदा ये होता है कि रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिखने से इसे किसी भी देश के किसी भी भाषा के वैज्ञानिक समझ सकते हैं। तो आप लोग अब मेरे को ये बताओ कि ये जो मैंने लिखा है रासायनिक जो समीकरण शब्द में लिखा है कि कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ये हमने क्या लिखा है, तो ये हमने हिंदी में लिखा है। अगर इसे हम लोग किसी तमिल आदमी को दे दें या फिर तमिल जानने वाले वैज्ञानिक को दे दें जो
तमिल भाषा बोलता हो तो क्या वो इसे पढ़ पाएगा? बिल्कुल भी वो नहीं पढ़ पाएगा और न ही वो समझ पाएगा, क्योंकि वो वैज्ञानिक है तो उसे सब पता है, लेकिन ये भाषा में चेंज है, इसीलिए वो वैज्ञानिक होते हुए भी इतनी छोटी सी बात को नहीं समझ पाएगा। वैसे ही हम लोग क्या करें, तो इसी सेम चीज को कागज पे लिख करके फ्रांस भेज दें और वहाँ के वैज्ञानिक को पढ़ने के लिए बोले, तो वहाँ का वैज्ञानिक होते हुए भी इसे नहीं समझ पाएगा। लेकिन हम लोग क्या करें, इसी सेम चीज को रासायनिक समीकरण के रूप में लिख करके किसी भी भाषा के वैज्ञानिक को भेज दें, बांग्ला भाषा के भेज दें, तमिल भाषा को भेज दें, मलयालम भाषा को भेज दें, हिंदी भाषा को भेज दें, इंग्लिश को भेज दें, फ्रेंच को भेज दें, वो समझ जाएगा कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है और अभिक्रिया करके CO2 गैस बना रहा है। तो दूसरा फायदा हमें ये होता है कि जिससे अगर हम लोग समीकरण के रूप में लिखें तो किसी भी भाषा के जो वैज्ञानिक होते हैं वो आसानी से इसे समझ सकते हैं। अब जो तीसरा फायदा होता है वो ये होता है कि एक निश्चित मात्रा बनाने के लिए हमें एक निश्चित मात्रा का उपयोग किया जाता है। तो जैसे कि देखिए, अगर हमें पता लग जाए कि 2 किलो पर CO2 गैस बनाने के लिए हमें 1 किलो क्या चाहिए, तो कार्बन चाहिए, और 1 किलो क्या चाहिए, तो हमें ऑक्सीजन चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर हमें 4 किलो बनाना हो तो हम लोग 2 किलो ये ले लेंगे और 2 किलो ये ले लेंगे। क्यों ले लेंगे? क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि अगर 2 किलो बनाना होता तो हम लोग इन दोनों को 1-1 किलो लेते हैं, लेकिन हमें 4 किलो बनाना है, इसीलिए हम लोग इन दोनों को दुगना कर देंगे। तो अगर हमें ये पता होगा कि 1 किलो बनाने में हमें कितना लगता है, तो हम लोग को जितना भी जरूरत होगा उसके हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, निश्चित मात्रा को ले सकते हैं। तो ये हमारा तीसरा फायदा हो गया। तो यही 3 फायदा होता है अगर आप लोग रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिखते हो। ठीक है, तो ये 3 फायदा होता है, जिसमें जो ये बीच वाला फायदा है दूसरा नंबर, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसको सभी भाषा के वैज्ञानिक को समझ में भी आना चाहिए। तो अब देखते हैं आगे और देखते हैं कि आगे हमें क्या करना है। तो अब हम लोग आ चुके हैं अगले स्लाइड में, और यहाँ पे हमें जानने के लिए दे दिया गया है कि रासायनिक समीकरण की सीमाएं। तो देखिए, अभी हमने पढ़ा था कि रासायनिक समीकरण की क्या क्या फायदा होती है, यानी कि क्या क्या लाभ होता है। ठीक है, उसके आगे पढ़ा था। तो क्या रासायनिक समीकरण सब कुछ कर लेता है, हमें सब कुछ देता है? तो बिल्कुल नहीं। जिस प्रकार हर चीज की एक सीमा होती है, उसी प्रकार जो रासायनिक समीकरण होती है उसकी भी एक सीमा होती है, जहाँ पे जाकर के रासायनिक समीकरण कहती है कि बस अब इससे आगे मैं तो नहीं बता सकता। तो कौन कौन सी सीमा होती है, यहाँ पे दे दिया गया है। पहली रासायनिक समीकरण की सीमा ये होती है कि अभिकारक एवं प्रतिफल की अवस्था की जानकारी नहीं देती है। तो ये क्या करती है, तो ये अभिकारक और प्रतिफल होती है उसकी अवस्था की जानकारी नहीं देती है, यानी कि वो ठोस है, द्रव्य है या फिर गैस है, इसकी जानकारी नहीं देती है। जैसे कि यहाँ पे समीकरण लिखा गया है, अब आप लोग देख करके बता सकते हो कि इसमें कौन आप लोग को लगता है कि ठोस है, कौन द्रव्य है और कौन गैस है। हाँ, इतना आप लोग जानते हो कि हाइड्रोजन गैस है, तो आप लोग फट से कहोगे हाँ हाइड्रोजन तो गैस है, पता चल रहा है। लेकिन आप लोग को ये समीकरण से पता नहीं चल रहा है, ये आपको पहले से ही पता है, इसीलिए आप बोल रहे हो। इसको देख करके बताइए कौन सी अवस्था में लग रहा है, नहीं तो पता चलेगा। तो रासायनिक समीकरण हमें ये नहीं बताता है कि जो अभिकारक और प्रतिफल है ये कौन सी अवस्था में होती है। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा की जानकारी नहीं देता है। तो क्या करता है रासायनिक समीकरण, ये भी नहीं बता पाता है कि जो अभिक्रिया हो रही है इसके दौरान कोई भी उत्सर्जित ऊष्मा है या फिर अवशोषित जो ऊष्मा है ये कितना है, कैसा है, ये जानकारी नहीं देता है। ठीक है, तीसरा ये है कि आवश्यक दशाओं जैसे कि दाब, ताप और उत्प्रेरक की जानकारी भी नहीं देता है। तो आप लोग बता सकते हो इसके लिए जो आवश्यक दशा होगी, जैसे कि कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसको कराने के लिए हमें दाब की क्या होती है, जरूरत होती है, प्रेशर की जरूरत होती है। तो क्या ये समीकरण बता रहा है कि हाँ भाई हमको कराने के लिए तुमको दाब की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल नहीं, समीकरण ऐसा नहीं बताता है। वैसे ही उत्प्रेरक की भी जरूरत होती है, तो समीकरण उसे भी नहीं बताता है। कुछ अभिक्रिया को करने के लिए हमें ताप की जरूरत होती है, उसे गर्म करना पड़ता है ना, तब जाकर के अभिक्रिया होता है। तो ये सब की जानकारी समीकरण नहीं दे पाता है। चौथी चीज क्या है, तो चौथी ये है कि अभिक्रिया की वेग की जानकारी नहीं देती है। अब मेरे को आप लोग ये बताइए कि आप लोग को पता लग रहा है कि अभिक्रिया कितना तेजी से हो रहा है, कितना देर में हो जाएगा? कोई अभिक्रिया ऐसा होता है जिसको होने में सालों लग जाते हैं, जैसे कि जंग लगना क्या है, तो एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, उसको होने में क्या लगते हैं, तो बहुत साल लग जाते हैं। वैसे ही जो दही का जमना है ये भी रासायनिक अभिक्रिया है, लेकिन इसको होने में कुछ दिन लगते हैं, 1 से 2 दिन में तो दही जम जाता है, बहुत से बहुत तो 12-18 घंटे चाहिए होंगे उसको जमने के लिए। तो आपको
पता लगता है कि कोई भी रासायनिक समीकरण से कि अभिक्रिया कितना देर में हो जाएगा, इसकी वेग का अंदाजा आपको लगता है? नहीं लगता है। तो इसकी भी जानकारी रासायनिक समीकरण नहीं दे पाती है। चौथी चीज ये है कि विस्फोट की जानकारी नहीं देती है। अब देखिए बहुत सारी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जो विस्फोट कराती है, जैसे कि आप लोग बहुत सारी अभिक्रिया देखे होंगे केमिकल लैब में, मूवी वगैरह में भी आपने देखा होगा कि कोई वैज्ञानिक कर रहा है अपना अभिक्रिया करा रहा है, अचानक से बम ब्लास्ट हो गया, उसका पूरा का पूरा लैब ही हो गया है। तो ये जानकारी नहीं देता है समीकरण। इसको देख करके आप लोग बता सकते हो कि ये कौन सी अभिक्रिया है, ये विस्फोट हो सकती है, फट सकता है या फिर नहीं फट सकता। तो रासायनिक समीकरण इसकी भी जानकारी नहीं देता है। छठा चीज ये है कि अभिक्रिया की कितनी मात्रा खर्च हुई है और कितना मात्रा बना है, इसकी भी जानकारी नहीं देता है। आप लोग बताओ कि इसमें जिंक और क्या हो रहा है, H2SO4 भाग ले रहा है, लेकिन क्या आप बता सकते हो कि ये H2SO4 कितना खर्च हो चुका है और कितना बचा हुआ है, और ये जो बना है ये कितना बना है, ये कितने केजी का है? तो इसे देख करके तो आप लोग नहीं पता लगा सकते हो, रासायनिक समीकरण को देख करके आप लोग पता नहीं लगा सकते। ठीक है, तो इतनी सारी चीज को जो रासायनिक समीकरण है ये क्या करती है, तो इसकी जानकारी देने में यह समर्थ है। इसकी यहाँ पे आकर के पूरी की पूरी सीमा धरी की धरी रह जाती है। तो क्या हम लोग क्या है, हम लोग मानव किस लिए हैं? हम लोग इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं कि हाँ भाई इतना चीज पता है, नहीं लगता है तो छोड़ दो, कोई बात नहीं है, हम लोग ऐसे ही पता कर लेंगे। बिल्कुल नहीं, हम लोग क्या करते हैं, इसकी जो सीमा है इसको बढ़ाते हैं और इसको और ज़्यादा उपयोगी बनाते हैं। तो अपना अगला टॉपिक यही है कि रासायनिक समीकरण को और अधिक उपयोगी बनाना। तो चलिए उसको भी देखते हैं फटाफट से, लेकिन उसके लिए इसको मिटाना होगा, तो मिटाते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं अगले स्लाइड में, और जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में ये डिस्कस किया था कि जो रासायनिक समीकरण होती है इसकी एक सीमा होती है जिस सीमा के आगे ये काम नहीं कर पाती है, और साथ ही हमने ये भी डिस्कस किया था कि इसके सीमा को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं और इसको उपयोगी बनाने के लिए हम लोग कुछ काम करते हैं। ठीक है, तो देखिए रासायनिक समीकरण की हमने पहली सीमा क्या पढ़ी थी, तो इसका जो पहली सीमा थी वो ये थी कि अवस्था की जानकारी नहीं दे पाता है कि कोई पदार्थ ठोस में है, द्रव में है या फिर गैस में है। तो इसका सोल्यूशन हमने ये निकाला कि अगर रासायनिक अभिक्रिया में कोई पदार्थ ठोस के रूप में पाया गया तो उसके सूत्र के पीछे हम लोग एस लिख देंगे कुछ इस टाइप का, यानी कि सॉलिड लिख देंगे। ठीक है, वैसे ही हमने दूसरा सोल्यूशन ये निकाला कि अगर कोई पदार्थ द्रव के रूप में हो तो उसके सूत्र के पीछे हम लोग एल लिख देंगे कुछ इस टाइप का, यानी कि लिक्विड। उसके बाद अगर कोई पदार्थ गैस के रूप में हो तो उसके लिए गैस लिख देंगे। जैसे कि इस चीज को आप लोग यहाँ पे समझिए, कोई भी आप लोग क्या कीजिए, दो समीकरण ले लीजिए। मेरा फेवरेट है H2O प्लस O2, और ये क्या बनाता है, तो ये H2O बनाता है। ठीक है, ठीक है, वैसे ही एक और ले लीजिए, एक और ले लीजिए, जैसे कि कार्बन क्या कर रहा है, तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है, और अभिक्रिया करने के बाद क्या बनाएगा, तो ये CO2 गैस ही बनाएगा। ये हो गया। अब आप इसको पता करने के लिए कि इसमें कौन पदार्थ गैस में है, कौन पदार्थ ठोस में है और कौन पदार्थ द्रव में है, इसको पता करने के लिए आप लोग इसका यूज कीजिए। जैसे कि हाइड्रोजन क्या होता है, गैस अवस्था में होता है, तो इसको दिखाने के लिए कि ये गैस है हम लोग इसके पीछे G लिख देंगे, मतलब कि गैस हो गया। वैसे ही ऑक्सीजन क्या होता है, गैस अवस्था में होता है, तो इसके भी पीछे G लिख देंगे। और जो H2 यानी कि जल होता है, ये किस अवस्था में होता है, तो हम सभी जानते हैं कि ये द्रव्य यानी कि लिक्विड अवस्था में होता है, तो इसके पीछे हम लोग क्या करेंगे, L लिख देंगे। ठीक है, वहाँ पे जगह नहीं था, तो जैसे भी हो गया आप लोग समझ जाना। उसके बाद कार्बन क्या होता है, तो कार्बन ठोस अवस्था में होता है और सॉलिड स्टेट में होता है, तो इसके आगे हम लोग क्या लिख देंगे, सॉलिड स्टेट यानी कि S लिख देंगे, जिससे हमें पता लगा कि कार्बन किसमें है, ठोस अवस्था में है। ऑक्सीजन फिर से गैस में होता है, तो गैस लिख देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो इसके पीछे हम लोग क्या लिखेंगे, G लिखेंगे। तो समझ में आ गया कि अवस्था को दिखाने के लिए हम लोग GS और किसका यूज करते हैं, तो GS और L का। L के लिए ठोस, द्रव्य के लिए L, और ठोस के लिए S, द्रव्य के लिए L और गैस के लिए G। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। अब दूसरी उसकी क्या थी, तो दूसरी उसकी जो कमी थी रासायनिक समीकरण की, वो ये थी कि कोई अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है या फिर कोई अभिक्रिया ऊष्माशोषी है, तो ये उसकी जानकारी नहीं दे पाती थी। तो हमने इसका ये सोल्यूशन निकाला कि अगर कोई अभिक्रिया ऊष्माशोषी हो तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो अभिकारक होता है इसमें प्लस दे करके हम लोग ऊष्मा लिख देंगे और प्रतिफल को हम लोग वैसे ही छोड़ देंगे। और अगर अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी हो तो इसके लिए हम लोग अभिकारक को तो वैसे ही छोड़ देंगे, लेकिन प्रतिफल में प्लस ऊष्मा लिख देंगे। ठीक है, तो ये दो काम करेंगे जिससे हमें क्या पता लग जाएगा कि अभिक्रिया ऊष्माशोषी है या फिर ऊष्माक्षेपी।
ऊष्माशोषी के लिए अभिकारक में प्लस ऊष्मा, ऊष्माक्षेपी के लिए प्रतिफल में प्लस ऊष्मा। समझ में आ गया। अब इसके कुछ और उपयोगी है, लेकिन हम लोग यहाँ पे नहीं देख सकते, तो इसको मिटा करके अगले स्लाइड में देखते हैं। तो अभी हमने क्या देखा था, तो अभी हम लोग देख रहे थे कि रासायनिक समीकरण को कैसे उपयोगी बनाया जा सकता है। हमने 3 चीज देख भी लिया था। पहला कि अवस्था को कैसे दिखाना है, दूसरा कि अगर ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो तो उसे कैसे दिखाना है, तीसरा कि अगर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो तो उसे कैसे दिखाना है। अब आगे भी कुछ कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है कि अगर अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस की उत्पत्ति होती है तो उसे दिखाने के लिए हम लोग इस चिन्ह का यूज करते हैं। जैसे कि आप लोग एक ले लो अभिक्रिया, जैसे कि अभिक्रिया क्या है, Zn है, ये किससे अभिक्रिया करता है, HCl से अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया करने के बाद ZnCl बनता है, और क्या बनता है, तो और बनता है अपना हाइड्रोजन गैस। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे यह हाइड्रोजन गैस बन रहा है, मतलब कि गैस की उत्पत्ति हो रही है। तो समीकरण के अंदर गैस की उत्पत्ति को दिखाने के लिए हम लोग उसके पीछे ऐसा चिन्ह लगा देते हैं। हम सभी जानते हैं कि गैस क्या होता है, तो ऊपर की ओर उड़ जाता है, इसीलिए हम लोग ऊपर की ओर का एक तीर लगा देते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि ये क्या है, तो ये गैस है, ऊपर की ओर उड़ रहा है। और अवस्था के लिए तो आप लोग जानते हो कि G का यूज किया जाता है। उसका सेकेंड ये है कि अवक्षेप बनना है। तो जिस प्रकार यहाँ पे आपने देखा कि गैस बना और हमने ऊपर के चिन्ह का यूज किया, वैसे ही किसी भी क्रिया के अंदर मान लीजिए कि अवक्षेप बन रहा है, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि जो अवक्षेप होगा अपना, ठीक है, अवक्षेप होगा, इसके पीछे आप लोग कुछ इस प्रकार के तीर का चिन्ह यूज करना। अवक्षेप क्या होता है, वो भारी होता है, ठोस के रूप में होता है, और वो नीचे के साइड जाता है। तो इसीलिए हम लोग अवक्षेप की उत्पत्ति हो तो नीचे का चिन्ह, और अगर गैस की उत्पत्ति हो तो ऊपर का चिन्ह, ठीक है। उसके बाद तीसरा कंडीशन ये है कि आवश्यक दशा की जानकारी भी हमें क्या होती थी, समीकरण से प्राप्त नहीं होती थी। जैसे कि ताप, उत्प्रेरक, इस सब को हमको पता नहीं होती थी। तो जैसे कि आप लोग जान लीजिए कि अगर अभिक्रिया हो रही है, ठीक है, ये रहा क्या, अभिक्रिया के अंदर अभिकारक, ठीक है, और ये तीर का चिन्ह हम लोग देते हैं, और इस साइड हम लोग क्या लिखते हैं, तो इस साइड हम लोग प्रतिफल लिखते हैं, ठीक है, ये करते हैं हम लोग। तो आवश्यक जो दशा होती है, जैसे कि ताप की हमें आवश्यक होगी, ताप कॉमा दाब, और नीचे हम लोग लिख सकते हैं किसे, तो नीचे हम लोग लिख सकते हैं उत्प्रेरक को, ठीक है, उत्प्रेरक। तो जो आवश्यक दशा यानी कि ताप, दाब और जो होती है, उसको हम लोग तीर चिन्ह के ऊपर यानी कि इस साइड या फिर नीचे यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आपको पता है कि अभिकारक को हम लोग इस साइड लिखते हैं, प्रतिफल को इस साइड लिखते हैं, बीच में अपना रहता है तीर चिन्ह। तो इसी के ऊपर आप लोग को जो भी आवश्यक दशा की जरूरत है, जैसे कि ताप की जरूरत है तो उसको आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा, दाब की जरूरत है तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, उत्प्रेरक की जरूरत है तो इसके नीचे या फिर ऊपर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आप लोग ये कर सकते हो, किसको दिखाने के लिए, आवश्यक दशा को दिखाने के लिए। उसके बाद उत्क्रमणीयता। तो देखिए, उत्क्रमणीयता का मतलब ये होता है कि बहुत सारी अभिक्रिया ऐसी होती है जो इस साइड भी हो जाती है और सेम इसी साइड भी हो जाती है। मतलब कि ऐसी अभिक्रिया बहुत बार आपने देखा होगा कि ये रहा अपना अभिकारक, ठीक है, और इससे एक बार प्रतिफल बनता है। हम लोग क्या करते हैं, ये जो अपना प्रतिफल है इसको सेम एक बार अभिकारक भी बना देते हैं। तो इसको दिखाने के लिए आप लोग को इस टाइप के तीर चिन्ह का यूज करना है, जिसमें आप लोग देख सकते हो कि ये आधा तीर इधर दिखा रहा है और आधा तीर इधर दिखा रहा है। मतलब ये कि अभिक्रिया आधा इधर साइड भी हो सकता है और अभिक्रिया इधर साइड भी हो सकता है। कोई फिक्स नहीं है कि अभिक्रिया इधर ही होगा और इधर ही होगा। अगर अभिक्रिया इधर से इधर हो गया तो ये हो जाएगा अपना प्रतिफल अभिकारक और ये हो जाएगा प्रतिफल। अगर अभिक्रिया इससे इस साइड हो गया तो ये होगा अभिकारक, ये हो जाएगा प्रतिफल। तो उत्क्रमणीयता को दिखाने के लिए इस टाइप के तीर चिन्ह का यूज किया जाता है। तो इतना करके हम लोग क्या कर सकते हैं, जो रासायनिक समीकरण है इसको उपयोगी बना सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आगे हमें क्या पढ़ना है। तो दोस्तों, यहाँ से हम लोग इस चैप्टर के जिस पार्ट को डिस्कस करेंगे वो पार्ट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर साल इस पार्ट से कम आपके एग्जाम में 2 या फिर 4 नंबर के क्वेश्चंस तो आते हैं। तो बस आप लोग इस वाले पार्ट को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। चलिए हम लोग डिस्कस क्या करेंगे, तो हम लोग डिस्कस ये करेंगे विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, तो इसके बारे में हमने पहले डिस्कस कर लिया था चैप्टर के शुरुआत में। अब आप लोग को पता होना चाहिए कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है ये बहुत ही अलग अलग टाइप्स की होती है, अलग अलग प्रकार की होती है, जिसमें से पहला प्रकार होता है संयोजन अभिक्रिया।
ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया अलग अलग प्रकार की होती है और उन्हीं में से एक होता है संयोजन अभिक्रिया। ये होती क्या है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। निर्मित नए पदार्थ का गुण मूल पदार्थ से भिन्न यानी कि अलग होता है। तो देखिए इस अभिक्रिया में क्या होता है, तो ये ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें दो या फिर दो से अधिक पदार्थ क्या करती है, तो परस्पर संयोग करती है। संयोग करने का मतलब होता है कि परस्पर जुड़ती है और जुड़ करके एक नए पदार्थ का निर्माण करती है। और ये जो निर्मित पदार्थ होता है इसका जो गुण होता है ये बिल्कुल ही मूल पदार्थ के गुण से अलग होता है। जैसे जैसे कि आप लोग यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए कि कोई पदार्थ है ए, ठीक है, और साथ ही कोई पदार्थ है बी, ठीक है, और ये दोनों आपस में अभिक्रिया करती है। पदार्थ दो से अधिक भी हो सकती है लेकिन हमने यहाँ पे दो ही लिया है। अब ये दोनों आपस में जुड़ती है यानी कि संयोग करती है और संयोग करके अपने से एक अलग गुण वाला ए और बी पदार्थ को बनाती है। तो इसी क्रिया को हम लोग संयोजन क्रिया करते हैं। बस आप लोग को देखना ये है कि दो पदार्थ जुड़ करके जब एक पदार्थ का निर्माण करे तो इसे ही हम लोग संयोजन अभिक्रिया करते हैं। और इसका जो नए पदार्थ का जो गुण होगा ये इन दोनों पदार्थ से बिल्कुल ही अलग होगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि जो हाइड्रोजन होता है ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो अभिक्रिया करके H2O यानी कि जल बनाता है। ठीक है, तो अब आप लोग जानते हो कि हाइड्रोजन क्या है, एक प्रकार का गैस होता है। ठीक है, और ये गैस कैसा होता है, तो ये गैस होता है जलने वाला। ठीक है, और वही जो ऑक्सीजन होता है ये जलाने वाला गैस होता है। कैसा होता है, तो ये जलाने वाला गैस होता है। तो एक हो गया जलने वाला, एक हो गया जलाने वाला। अब ये दोनों आपस में संयोग करेंगे और संयोग करके जो तीसरा पदार्थ बना रहे हैं या फिर नए पदार्थ बना रहा है, ये पदार्थ कैसा है, तो ये जल है और ये होता है आग को बुझाने वाला। ठीक है, ये कैसा होता है, तो ये होता है बुझाने वाला। तो आप लोग बिल्कुल देख सकते हो कि एक जलने वाला और एक जलाने वाला संयोग करके जो पदार्थ बना रहा है उसका गुण बिल्कुल ही इन दोनों के अलग है। इसका गुण है बुझाने वाला, तो इसका गुण जलाने वाला, इसका गुण जलने वाला, इसका गुण जलाने वाला और जो बना वो बुझाने वाला। तो गुण भी बिल्कुल ही अलग होता है। और इसमें आप लोग को याद करना है कि दो पदार्थ आपस में जुड़ करके एक पदार्थ का निर्माण करता है। तो संयोजन अभिक्रिया अपना इतना ही आसान था। होप कि आप लोग को संयोजन अभिक्रिया समझ में आ गया। अब जो हम लोग अगला अभिक्रिया पढ़ेंगे उसका नाम है वियोजन, और वियोजन बिल्कुल ही संयोजन का अलग होता है, यानी कि उसका उल्टा होता है। तो चलिए अगले स्लाइड में डिस्कस करते हैं वियोजन अभिक्रिया को। तो दोस्तों अभी हमने डिस्कस किया था कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, और मैंने बताया था कि अगले स्लाइड में हम लोग वियोजन अभिक्रिया को डिस्कस करेंगे। और ये भी बताया था कि जो संयोजन अभिक्रिया होता है ये वियोजन अभिक्रिया के बिल्कुल ही उल्टे होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि वियोजन क्या होता है। तो देखिए इसमें बताया गया है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें बड़े यौगिक के अणु टूटकर दो या दो से अधिक सरल यौगिक का निर्माण करते हैं और निर्मित जो पदार्थ होता है यानी कि यौगिक होता है उसका गुण अलग होता है। तो देखिए संयोजन अभिक्रिया में क्या था, तो उसमें ये था कि दो पदार्थ आपस में जुड़ जाते थे और एक पदार्थ का निर्माण करते थे। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें कोई बड़ा यौगिक, मान लीजिए कि ए और बी पदार्थ है, ये खुद में ही क्रिया करके या फिर टूट करके दो छोटे छोटे यौगिक बनाएंगे, ए और क्या बनाएंगे, तो बी बनाएंगे। तो आपने देखा था पिछले अभिक्रिया में क्या था कि ए और बी जुड़ करके ए बी बना रहे हैं, लेकिन इसमें ए और बी टूट करके ही ए और बी दो अलग अलग पदार्थ बना रहे हैं। हो सकता है ये दो से अधिक भी बना ले, लेकिन यहाँ पे तो ये नॉर्मल दो ही बनाते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा होता है CaCO3। ठीक है, और ये क्या करता है, तो ये टूट करके CaO बनाता है और साथ ही में बनाता है CO2 गैस। तो आप लोग साफ साफ देख सकते हो कि यहाँ पे एक बड़ा यौगिक है, ये टूट करके, ठीक है, क्या बनाना है, तो दो छोटे छोटे यानी कि सरल यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। तो इसे ही हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। आप लोग को याद रखना है कि जो वियोजन अभिक्रिया होता है ये पिछले वाले अभिक्रिया यानी कि संयोजन अभिक्रिया के बिल्कुल ही विपरीत होता है। और आपको ये तो पता ही होगा कि ये जो पदार्थ होगा इससे बना जो नया नया पदार्थ होगा इसका गुण बिल्कुल ही इससे अलग होगा। इतना तो मैंने पिछले अभिक्रिया में ही बता दिया था। तो बस आप लोग को याद
रखना है कि संयोजन में क्या होता है, तो दो पदार्थ जुड़ करके एक बनाते हैं और इसमें एक जो बड़ा पदार्थ होता है ये टूट करके दो छोटे छोटे पदार्थ बनाते हैं। तो बस इतना ही था वियोजन अभिक्रिया, कोई हार्ड नहीं है, लेकिन एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाएगा कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो बस आप लोग को इसी वाला डेफिनेशन लिख लेना है और डेफिनेशन याद करने का तरीका यहाँ पे है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आगे हमें कौन सी अभिक्रिया पढ़। तो दोस्तों अब जो हम जिस अभिक्रिया के बारे में पढ़ना है उस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो देखिए अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो अभी हमने पढ़ा था वियोजन अभिक्रिया, तो वियोजन अभिक्रिया को ही अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया आप लोग को याद है, उसी को हम लोग अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। और वैद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या होता है, तो इसमें ये होता है कि किसी पदार्थ का वैद्युत यानी कि बिजली के द्वारा खंडन करना वैद्युत अपघटन कहलाता है। जैसे जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल में यहाँ पे देखो कि एक पदार्थ होता है अपना NaCl, ठीक है, ये नमक का सूत्र होता है और इस पे क्या किया जाता है, तो इस पे विद्युत चलाया जाता है। क्या किया जाता है, तो विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है यानी कि बिजली प्रवाहित की जाती है। जैसे ही इस पे विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये जो पदार्थ है ये Na और Cl में टूट जाता है। जहाँ पे Na प्लस होता है और Cl माइनस होता है, ये आप लोग को आगे वाले चैप्टर में पता लगेगा कि माइनस प्लस क्यों होता है। लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि किसी पदार्थ का क्या किया जाता है, तो विद्युत के द्वारा उसको दो अलग अलग भागों में तोड़ दिया जाता है, उसका खंडन कर दिया जाता है। तो इतना तो हमने पिछले वाले अभिक्रिया ही पढ़ा था कि किसी पदार्थ का खंडन करना ही क्या कहलाता है, अपघटन अभिक्रिया या फिर वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। लेकिन यहाँ पे विद्युत धारा के द्वारा हम लोग कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम होता है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो याद रखिए कि इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा अगर किसी पदार्थ को खंडित किया जाए, तोड़ा जाए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो होप कि आप लोग को समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि हमें आगे कौन सी अभिक्रिया डिस्कस करनी है। अब जो हमें जिस अभिक्रिया को डिस्कस करना है उस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया या फिर विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि एकल विस्थापन अभिक्रिया या फिर विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। सबसे पहली बात तो ये कि एकल विस्थापन अभिक्रिया को ही विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। तो कोई आपसे पूछे कि एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है और फिर पूछे कि विस्थापन क्या होता है, तो आप लोग कहिए कि दोनों सेम ही होता है, यानी कि दोनों एक ही होता है। अब ये होता क्या है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी कम क्रियाशील पदार्थ को अधिक क्रियाशील पदार्थ के द्वारा उसके यौगिक से विस्थापित कर दिया जाए, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और आप लोग इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए और एग्जाम्पल से समझिए। तो इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल ये होता है कि जो मैग्नीशियम होता है ये किससे अभिक्रिया करता है, तो ये HCl से अभिक्रिया करता है। और अभिक्रिया करने के बाद ये क्या करता है, तो ये जो हाइड्रोजन कम क्रियाशील होता है इसको ये मैग्नीशियम उसके यौगिक से बाहर निकाल देता है और क्या बनाता है, तो खुद का बना लेता है MgCl और हाइड्रोजन को कहता है यहाँ से निकल। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मैग्नीशियम क्या है, तो अधिक क्रियाशील पदार्थ है, किससे, हाइड्रोजन से। और ये क्या करता है कि हाइड्रोजन को उसके बने बनाए यौगिक से बाहर निकाल देता है और खुद उसके यौगिक Cl के साथ इधर अपना एक नया यौगिक बना लेता है और इसको बेचारा को बाहर कर देता है। तो इस टाइप का जो अभिक्रिया होता है इसे ही हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अब आप लोग को बस एक चीज पता होना चाहिए कि किस पदार्थ की क्रियाशीलता सबसे अधिक है। और क्रियाशीलता याद करने के लिए आपके बुक में क्रियाशीलता श्रेणी दे दी गई होगी, तो आप लोग उस क्रियाशीलता श्रेणी को याद कर लीजिएगा। उससे आप लोग को पता चल जाएगा कि कौन पदार्थ कितना अभिक्रियाशील होता है। वैसे ही जो Zn होता है ये क्या करता है, तो ये H2SO4 से अभिक्रिया करता है। और अभिक्रिया करने के बाद ये क्या करता है, तो अभिक्रिया करने के बाद ये ZnSO4 बनाता है और फिर से ये जो जिंक होता है ये हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होता है, इस हाइड्रोजन को क्या करता है, बाहर फेंक देता है, कुछ इस प्रकार का। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो कि जिंक क्या है, अधिक क्रियाशील पदार्थ है जो हाइड्रोजन को उसके यौगिक से बाहर फेंक दे रहा है। क्यों फेंक दे रहा है, तो ये कम क्रियाशील है, ये अधिक क्रियाशील है, तो जो ज़्यादा अधिक रहेगा वो उसके यौगिक से बाहर फेंक देगा। और इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन समझ में आ गया। अब जो हम लोग अगला अभिक्रिया पढ़ेंगे उसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया और वो भी इसी से रिलेटेड है। तो चलिए आगे देखते हैं कि वो कैसा होता है। तो अब जो हम जिस अभिक्रिया को डिस्कस करेंगे उस अभिक्रिया का नाम है द्विविस्थापन अभिक्रिया।
इसी अभिक्रिया को उभय विस्थापन अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो ये होता क्या है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए पदार्थों का निर्माण करते हैं और निर्मित पदार्थ का जो गुण होता है वो भिन्न होता है, तो इसे ही हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसको आप लोग एग्जाम्पल की मदद से समझ सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल देखो, जैसे कि मान लीजिए कि दो पदार्थ है एक्स और वाई, ठीक है। एक ये एक पदार्थ है, यानी कि ये एक यौगिक है, और एक और यौगिक है ए और बी। अब ये क्या करते हैं, तो ये अपने आयन का आदान प्रदान करते हैं, मतलब ये जो अपना एक्स वाई है इसको दे देगा और ये जो बी है ये अपना इसे दे देगा, और ऐसे करके ये दो नए पदार्थ बनाते हैं। और वो दो नए पदार्थ क्या होगा, तो वो नया पदार्थ होगा एक्स बी प्लस ए वाई, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं और आयन का चेंज करके जो नया पदार्थ बनाते हैं, इनका जो गुण होता है ये इनसे बिल्कुल ही अलग होता है। तो इस टाइप का जो अभिक्रिया होता है इसे हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका आप लोग एक एग्जाम्पल देख लीजिए। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल ये होता है कि जो BaCl होता है ये किससे अभिक्रिया करता है, तो ये करता है Na2SO4 से अभिक्रिया। और अभिक्रिया करने के बाद ये क्या करते हैं, तो अपने आयन में चेंज करते हैं। ये अपना क्या करता है Cl इसे दे देता है और ये अपना SO4 इसे दे देता है और ये बनाता है BaSO4। ये क्या होता है, तो ये अवक्षेप होता है और साथ ही जो अपना Na2 होता है ये बनाता है NaCl, ठीक है। तो ये होता है अपना क्या, तो ये होता है क्या, विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें क्या होता है, तो पदार्थ अपने आयन को चेंज करते हैं और चेंज करके दो नए पदार्थ बनाते हैं। अब ये जो बने हुए पदार्थ हैं इनका जो गुण होगा इन पदार्थ से बिल्कुल ही अलग होगा, तो इसे ही हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बस आप लोग को याद रखना है कि इसमें आयन का चेंज होता है और जितना बड़ा इधर पदार्थ था उतना बड़ा पदार्थ इधर बनता है। और विस्थापन में क्या होता था, तो जो विस्थापन अभिक्रिया हमने पढ़ा था उसमें ये होता था कि जो यौगिक अधिक क्रियाशील है वो कम क्रियाशील यौगिक को कम क्रियाशील पदार्थ को उससे यौगिक से निकाल फेंकता था, अलग निकाल देता था। लेकिन इसमें निकालते नहीं है, आपस में ही लेन देन कर लेते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं अगले प्रकार की अभिक्रिया को, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले स्लाइड। दोस्तों अब जो हमें जिस प्रकार की अभिक्रिया का डिस्कशन करना है उसे हम लोग कहते हैं अवक्षेप अभिक्रिया। तो अवक्षेप अभिक्रिया क्या होता है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, तो जिसमें कोई पदार्थ ठोस के रूप में विलयन से पृथक यानी कि अलग हो जाए, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसे ही हम लोग अवक्षेप अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। जैसे कि आपने मक्खन बनते हुए देखा होगा, तो उसमें क्या होता है, तो उसमें जो मक्खन होते हैं ये ठोस के रूप में क्या होते हैं, तो विलयन से अलग हो जाते हैं, तो यानी कि विलयन से पृथक हो जाते हैं और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे ही हम लोग अवक्षेप अभिक्रिया कहते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपके बुक में भी दे दिए होंगे। तो बस इसे आप लोग ये समझ लीजिए कि कोई पदार्थ अगर ठोस के रूप में ठोस अवस्था में आकर के विलयन से अलग हो जाए, यानी कि क्या हो, द्रव से अलग हो जाए, तो इसे हम लोग अवक्षेप अभिक्रिया कहते हैं। ये कोई ज़्यादा बड़ा अभिक्रिया नहीं है, लेकिन एग्जाम के अंदर पूछा गया है। तो आप लोग बस इसका डेफिनेशन याद रख लीजिएगा कि कोई पदार्थ ठोस के रूप में अगर विलयन से अलग हो जाता है, पृथक हो जाता है, तो इसे ही हम लोग अवक्षेप अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि आगे हमें कौन सी अभिक्रिया डिस्कस करनी है। तो फ्रेंड्स अब जो हम लोग दोस्तों अब जो हम जिस अभिक्रिया को डिस्कस करेंगे उसका नाम है उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो ये होता क्या है, तो देखिए अम्ल और भस्म की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण एवं जल का निर्माण होता है, इसे ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए एक होता है अम्ल और एक होता है भस्म। जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है, और ये जो अभिक्रिया होता है इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अवक्षेप अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि एक क्या होता है, तो एक होता है अम्ल और एक क्या होता है, तो एक होता है भस्म। अब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया करने के बाद क्या बनाते हैं, तो अभिक्रिया करने के बाद लवण और जल बनाते हैं। तो ये जो क्रिया होती है, ये जो अभिक्रिया होती है, इसे ही हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि आप लोग अम्ल के जगह पे ले लो HCl भी एक अम्ल ही होता है, और भस्म के जगह पे आप लोग ले लो NaOH, ठीक है, ये भी एक
प्रकार का क्या होता है, भस्म होता है। अब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया करने के बाद क्या बनाते हैं, तो अभिक्रिया करने के बाद ये बनाते हैं NaCl। NaCl क्या है, तो एक प्रकार का लवण है, ठीक है, ये Cl है और क्या बनाता है, तो और H2O यानी कि जल का निर्माण होता है। तो ये जो अभिक्रिया होती है इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। आप लोग इसे भी देख करके बोल सकते हो कि अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं, इसी क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। तो ये बहुत ही आसान अभिक्रिया होता है, लेकिन ये भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। साथ ही इस अभिक्रिया को हमें चैप्टर 2 के अंदर भी पढ़ना होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि अगला हमें कौन सा अभिक्रिया डिस्कस करना है। तो दोस्तों अब जो हम लोग जिस प्रकार की अभिक्रिया को डिस्कस करेंगे उसका नाम है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि इसमें प्रकाश इंक्लूड होगा। तो वैसी अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होता है उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए बहुत सारी अभिक्रिया होती है। अब कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जो प्रकाश की उपस्थिति में ही संपन्न होता है, प्रकाश अगर ना हो तो वो अभिक्रिया होगा ही नहीं। जैसे कि जो अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ये क्या होती है, तो ये प्रकाश की उपस्थिति में ही तो संपन्न होती है। तो ये जो हो जाएगी प्रकाश संश्लेषण, इसे हम लोग कह देंगे कि ये प्रकाश क्या है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण के अंदर होता क्या है, तो इसके अंदर होता यह है कि जो 6CO2 है ये 6H2O से अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करने के लिए इसे सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है। साथ ही इसे क्लोरोफिल भी चाहिए होता है। तो ये सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करके C6H12 और O6 यानी कि ग्लूकोज और 6O2 यानी कि ऑक्सीजन गैस बनाता है। तो जो प्रकाश संश्लेषण का क्रिया होता है ये बिना सूर्य के प्रकाश का नहीं हो सकता है, यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में ही हो सकता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को ही हम लोग प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं अपने अगले अभिक्रिया। तो अब जो हमें जिस प्रकार की अभिक्रिया को डिस्कस करना है उसका नाम है ऑक्सीकरण अभिक्रिया और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें सबसे पहला क्या हो, ऑक्सीजन का योग हो, दूसरा नंबर ये हो कि हाइड्रोजन का ह्रास हो और तीसरा नंबर ये हो कि इलेक्ट्रॉन का त्याग हो, तो इसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा है तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, इसमें भी ऑक्सीजन का योग हो रहा है तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। और बहुत सारी आपको ऐसी रासायनिक अभिक्रिया देखने को मिलेगा जिसमें हाइड्रोजन की ह्रास यानी कि हाइड्रोजन की कमी होगी, तो उसे भी हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग हो उसे भी हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो याद रखिए कि इन तीनों में से कोई एक या फिर इन तीनों के तीनों जिसमें हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। या तो ऑक्सीजन का योग हो या फिर क्या हो कि हाइड्रोजन का ह्रास हो या फिर इलेक्ट्रॉन का त्याग हो, तीनों में से कोई भी अगर हो रहा होगा तो उसे हम लोग कहेंगे कि ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। या फिर तीनों एक साथ ही हो रहा होगा फिर भी हम लोग कहेंगे कि ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो ऑक्सीकरण बहुत ही आसान है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग याद रखिए कि ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का ह्रास और इलेक्ट्रॉन का त्याग ऑक्सीकरण कहलाता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं अगले टाइप के अभिक्रिया को, और मैं आपको बताऊं कि जो अगला टाइप का अपना अभिक्रिया है वो कैसा होता है, तो वो अवकरण अभिक्रिया होता है, ठीक है। और अवकरण जो होता है वो ऑक्सीकरण का बिल्कुल ही उल्टा होता है। और साथ ही में आप लोग को एक और चीज बता दूं कि इस ऑक्सीकरण अभिक्रिया को हम लोग उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया को और क्या कहते हैं, तो आप लोग कहिएगा कि इसे हम लोग उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि अगला अपना अभिक्रिया क्या है। दोस्तों अब जो हम लोग जिस टाइप की अभिक्रिया को डिस्कस करेंगे उसका नाम है अवकरण अभिक्रिया। और ये जो अवकरण अभिक्रिया होता है ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया का बिल्कुल ही उल्टा यानी कि विपरीत होता है। इसमें क्या होता है, तो वैसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है एवं इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। तो हमने ऑक्सीकरण अभिक्रिया पढ़ा था, उसमें क्या था, तो उसमें यह था कि ऑक्सीजन का योग हो रहा था और हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा था। लेकिन इसमें बिल्कुल ही उल्टा है, इसमें हाइड्रोजन का ही योग होता है और ऑक्सीजन का ह्रास होता है। साथ ही उसमें क्या था, तो उसमें
इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा था, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। तो ये तीन चीज अगर जिसमें भी पाया जाता है उसे हम लोग कहते हैं कि ये अवकरण अभिक्रिया है। या फिर इन तीन में से कोई एक भी पाया गया हो तो भी हम लोग कहेंगे कि ये अवकरण अभिक्रिया है। जैसे जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है कि आप लोग देख सकते हो जो हाइड्रोजन है ये क्लोरीन के साथ योग कर रहा है, यानी कि हाइड्रोजन का योग हो रहा है, और योग करके HCl यानी कि अपना HCl बना रहा है। तो इसमें हाइड्रोजन का योग हो रहा है, इसलिए हम लोग इसे अवकरण अभिक्रिया कहेंगे। और जिस प्रकार ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया कहा जाता है, उसी प्रकार इस अवकरण अभिक्रिया को भी हम लोग अपचयन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि अवकरण अभिक्रिया का और क्या नाम है। तो आप लोग याद रखिए कि अवकरण अभिक्रिया का एक और नाम है उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। और उपचयन किसका है, तो उपचयन जो है ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एक नाम है। अब हमारा एक और टॉपिक रह रहा है जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम लोग उसको भी डिस्कस करने के बाद इस चैप्टर को एंड करते हैं। दोस्तों अब जो हमें जिस प्रकार की अभिक्रिया के बारे में पढ़ना है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, तो देखिए जब ऑक्सीकरण और अपकरण अभिक्रिया साथ साथ होता है तो इसे ही हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है और अपकरण अभिक्रिया क्या है। और ऑक्सीकरण और अपकरण जब साथ साथ होने लगते हैं यानी कि एक साथ होते हैं तो ये जो अभिक्रिया होता है इसी का नाम हमने रेडॉक्स अभिक्रिया दे रखा है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे समझिए, इस वाले अभिक्रिया को देखिए जिसमें क्या हो रहा है कि जो कॉपर का ऑक्साइड है ये हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर रहा है और अभिक्रिया करके कॉपर बना रहा है और जल बना रहा है। तो यहाँ पे आप लोग पहले बार में नीचे बार में देखोगे तो आपको दिखेगा कि जो ऑक्सीजन है कॉपर के साथ इसकी ह्रास हो रही है, यानी कि इसकी कमी हो रही है। तो ये क्या है, ये अपकरण अभिक्रिया है, क्योंकि हम जानते हैं कि अपकरण अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है। लेकिन उसके बाद जब आप लोग यहाँ पे देखोगे तो ये जो हाइड्रोजन है इसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का योग हो रहा है मतलब ये क्या है, तो ये ऑक्सीकरण है। तो यहाँ पे आप लोग साफ साफ देख सकते हो कि कॉपर के साथ तो अपकरण हो रहा है लेकिन हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीकरण हो रहा है, और ये दोनों अभिक्रिया साथ साथ हो रहा है। तो इस टाइप के जो अभिक्रिया होते हैं इसे हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया है कि ऑक्सीकरण और अपकरण अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण देकर के समझाएं। तो आप लोग को बस यही कर लेना है। और दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि अपना चैप्टर भी यहीं पे एंड होता है। कुछ छोटे मोटे टॉपिक रह गए हैं जिसको हम लोग क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में कर लेंगे। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।